चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हमने अभी तक पेंशन सेक्टर के टॉपिक में क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि हमने स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एनपीएस के हमने इनके अलावा भी जो सवाल निकल के आते हैं वो थ्रू एफएक्यूज हमने उसको कवर कर लिया, और सेम टू सेम एपीवाई के भी जो इनके बाहर सवाल निकल के आते हैं वो हमने एफएक्यूज के जरिए हमने उसको कवर अप कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, जिसमें से एन्युटी प्लान एक ऐसा टॉपिक है जो लिंक्ड है इन टॉपिक से। उसके बाद जो हमारा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज अ सेपरेट वन, जिसका इनसे कुछ खास लिंकेज नहीं होगा। उसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बट एन्युटी प्लान्स पे बढ़ने से पहले अगर आप ये देखेंगे कि ये जो हमने चार टॉपिक यहाँ पे कवर किए, स्टेटस, रिटायरमेंट स्कीम्स, एनपीएस और एपीवाई, ये मोर और लेस केंद्रित था एनपीएस के ऊपर। मतलब जो हायर एंड पे अगर बात करें तो जो आपका मोटा मोटा जो एरिया है वो लेके चल रहा है आपका एनपीएस। जितनी सारी टेक्निकलिटी है, जितने सारे बातें हैं, जितनी सारी यूनिकनेस है, जितनी सारी स्पेशलिटीज हैं, वो सारी की सारी कहाँ पाई जाती हैं? एनपीएस के अंदर। इस अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम्स के अंदर भी जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, वो मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाएंगे? आपको एनपीएस से पूछे जाएंगे। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द की बातें आपकी कवर की जाएगी, बट हायर एंड में जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से होंगे? एनपीएस से होंगे। इसलिए अपने आप को फुल्ली सिक्योर करने के लिए और एन्युटी प्लान्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ एक मिसलिनियस बातें हैं जो एनपीएस की आपकी रह गई हैं, जो भी आपने उसको टच नहीं किया है। पहले हम उसको कवर करेंगे और इसको कवर करते करते हम प्रवेश कर जाएंगे कहाँ पे? एन्युटी प्लान्स के अंदर। फिर एन्युटी प्लान्स एक बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली 10-10 मिनट की 2 वीडियोस के अंदर ये कवर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो वास्ट नहीं है। ऑल्दो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी इसके लिए बननी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो हम फिलहाल जो अभी लेके चलेंगे वो एनपीएस की वो छोटी बातें, वो बहकी बातें, जो बातें हमने छोड़ दी और जो बातें हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जाएं, और कुछ तो ऐसी है जो कि मैंडेटरली पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो उसको हम फटाफट से एक बार कवर अप कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए, तो हमने आपको बेसिक्स कवर कर लिया है, इवन एफएक्यूज भी कवर कर लिया है, इवन काफी सारी टेक्निकल चीजें भी कवर कर ली हैं, तो उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने कवर नहीं की है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है सर। तो इसके अंदर हमने एनपीएस का बेसिक आर्किटेक्चर देख लिया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या आया, कब आया, कैसे कैसे इसकी बातें थी वो हम देख चुके हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं वो सारे हमने देख ही लिए थे। सब्सक्राइबर कौन होता है, पीओपीज कौन होते हैं, सीआरए क्या होता है, ट्रस्टी बैंक क्या होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर्स क्या होता है, कस्टोडियन, एनपीएस ट्रस्ट और एएसपी क्या होते हैं, ये बातें हम पीछे कवर कर चुके हैं पीछे की वीडियोस के अंदर। फीचर्स क्या एनपीएस के ये भी हमने कवर कर लिया था। एनपीएस कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर एंट्री होती है, कैसे एक्युमुलेशन होता है और कैसे एग्जिट होता है, ये भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को भी हमने अच्छे से देखा हुआ है। टीयर 1 अकाउंट क्या है, टीयर 2 अकाउंट क्या है, दोनों की क्या खासियत है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो हमने पीछे कवर कर लिया है ऑलरेडी। फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है कंट्रीब्यूशन का, ये भी हम देख चुके थे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अनइक्वल भी कर सकते हैं, और सिर्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। नाउ दिस इज द थिंग विच वी मिस्ड अर्लियर कि हमने देखा सीआरए। सीआरए क्या होता है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये एजेंसी जो है कौन अपॉइंट करता है? ये एजेंसी अपॉइंट करता है पीएफआरडीए। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि पीएफआरडीए ने कितनी ऐसी एजेंसीज को अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो देयर आर 3 एजेंसीज। नंबर 1 इज एनएसडीएल, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, एनएसडीएल के बारे में आपने फिर भी सुना होगा, तो एग्जाम में अगर ये सवाल में आएगा तो आपके लिए ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा आपको ये 2 नाम और पता होने चाहिए। फर्स्ट इज के फिनटेक और अगला है कैम्स। तो बेसिकली देयर आर 3 सीआरए, देयर आर 3 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी विच आर अपॉइंटेड बाय पीएफआरडीए। तो दिस इज फॉर योर नॉलेज, आपको इसका आइडिया होना चाहिए था, इसकी बात हमने पीछे नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस ऑफ फंड मैनेजर, ये हमने देखा था हमारे पास 7 ऑप्शंस होते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स के। वो 7 ऑप्शन हमने पीछे ऑल्दो पढ़ लिया हुआ है। एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एचडीएफसी और बिरला सन लाइफ है। देयर आर 7। इससे पहले 8 हुआ करते थे, एक रिलायंस और हुआ करता था, लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं करता इस लिस्ट के अंदर। तो अब जो बचते हैं वो कितने बचते हैं हमारे पास? 7 पेंशन फंड मैनेजर्स आर देयर नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। हमने ये तो देखा था कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं,
एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद से चॉइस करते हो, खुद से सिलेक्शन करते हो आपको कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और ऑटो चॉइस में जो आपका सीआरए है वो उसको मैनेज करता है, आपके एज के अकॉर्डिंग आपके रिस्क एपेटाइट को वो मेजर करता है, और उस अकॉर्डिंग उन्होंने एक बेसिकली चार्ट बना रखा है, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है जिसके बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट होके चलता है। उसको भी हम अभी यहाँ पे कवर करेंगे। बात करें अगर एक्टिव चॉइस की, तो हमने इसकी कुछ कुछ बातें की थी। क्या देखा था हमने कि 4 टाइप के हमारे पास फंड एलोकेशन के ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज एसेट क्लास ई। ये आपको शॉर्ट फॉर्म इसके पता होनी चाहिए कि ई क्लास बोले तो इक्विटी की बात करता है, सी क्लास बोले तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करता है, जी क्लास बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करता है, और ए क्लास बोले तो अल्टरनेट एसेट्स की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना जरूरी है। अब इसके अंदर हायर लिमिट दी गई है। अगर आप एक्टिव चॉइस मतलब खुद से सेलेक्ट करते हो कि फंड कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी के अंदर आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो पैसा, 75%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 100%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना डाल सकते हैं, 100%। और अल्टरनेट एसेट्स में कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम 5%। तो दीज परसेंटेज आर रेलेवेंट, ये आपको पता होने चाहिए। ये इससे ऊपर आपसे सवाल पूछेगी की आशा रख सकते हैं हम। अगला आता है हमारा ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में जहां पे कि पेंशन फंड मैनेजर जो है वो खुद से मैनेज करेगा। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी है। इसके अंदर ऑटो चॉइस में जो आप जाते हैं तो आपसे कहता है कि बताओ जी आप एग्रेसिव व्यक्ति हैं, या आप मॉडरेट क्लास के व्यक्ति हैं, या आप कंजर्वेटिव व्यक्ति हैं। एग्रेसिव मतलब आप ऑटो चॉइस के अंदर भी थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना पसंद करेंगे, बीच बीच का मॉडरेट लेना पसंद करेंगे, या आप कंजर्वेटिव हैं, आप रिस्क बहुत कम लेना पसंद करते हैं। ये एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने ये बता दिया तो उसके बाद जो आपका पेंशन फंड मैनेजर है वो खुद से चयन कर लेगा। अब इसके अंदर किस तरीके से चयन करता है तो वो आप देखिए अगले पेज पे। ऑटो चॉइस के अंदर अगर आप कहते हैं कि हाँ जी हम एग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं, तो वो देखेगा आपकी एज क्या है। अगर एज आपकी 35 साल तक है, इसका बेसिक्स हमने समझा था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका रिस्क कम होता जाता है। जितनी आपकी एज कम होती है रिस्क आपको उतना बढ़ाते जाते हैं। तो अगर 35 ईयर्स तक के आप व्यक्ति हैं तो आपको ज्यादा रिस्क में यहाँ पे 75% इक्विटी के अंदर रखा जाएगा, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर रखा जाएगा, और 15% रखा जाएगा आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। इस तरीके से आपका 100% जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे आप 36 के होंगे, आपकी जो रिस्क वाला एरिया उसको कम करते चलेंगे, उसको कम करते चलेंगे, कम करते 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 वो 15% पे आ जाएगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी बढ़ते बढ़ते 75% पे आ जाएगी। दिस इज एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जिसके अंदर हम 75% मार्जिन जो है वो रिस्क का लेके चलते हैं, इक्विटी का लेके चलते हैं, विच इज मैक्सिमम। नाउ मॉडरेट की बात करें तो हम 50 पे आ जाते हैं, बाकी 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, और ये इस तरीके से घटता जाएगा 10 पे आ जाएगा, और ये 20 वाला बढ़ते बढ़ते आपका 80 पे पहुंच जाएगा। और कंजर्वेटिव की बात करें तो आपको हम रिस्क वाले में सिर्फ 25% रखते हैं, बाकी 45% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखते हैं, और 30% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं। ये बढ़ते बढ़ते 90 पे पहुंच जाएगा, और 25 वाला घटते घटते आपका 5% पे आ जाएगा। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि अगर आप ऑटो चॉइस में भी जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। एग्रेसिव में जो एग्रेशन है हमारा वो 75% तक इक्विटी रहता है, विच इज मैक्सिमम। मॉडरेट में 50% रहता है, और कंजर्वेटिव में 25% रहता है। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। आपसे एग्जाम में इतनी बात कम से कम पूछी जा सकती है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगर इसके हम आगे चलते हैं ऑटो चॉइस के, तो इसके बाद टैक्स बेनिफिट्स की बातें आएंगी। हमने देख लिया टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, टियर 1 में क्या होता है, टियर 2 में क्या होता है, किस किस तरीके से टैक्स इंप्लीकेशन है, वो बातें हम यहाँ पे देख चुके हैं। ऑल्दो आपको फिर से रिपीटेडली पढ़ना हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कंडीशन फॉर एग्जिस्ट। ऑल्दो हमने इसको थोड़ा थोड़ा टच किया था, बट बिल्कुल शार्पली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको एक बार शार्प तरीके से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर कोई ऐसा है जो एग्जिट करने की सोच रहा है बिफोर 60 ईयर्स और सुपर एन्युएशन, बिफोर 60 ईयर्स और सुपर एन्युएशन, तो उस केस में क्या होगा। 60 ईयर्स से पहले या सुपर एन्युएशन से पहले अगर कोई एग्जिट करने का सोचता है तो उस केस में क्या कंडीशंस हैं। तो आपको कंपल्सरी एनुटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब एन्युटी प्लान परचेज करने पड़ेंगे 80% मिनिमम। लमसम विड्रॉल जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% कर सकते हैं, और अगर आपका कॉर्पस जो है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आप कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल कितने ही बनाना चाहे हम सवाल फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 60 से पहले अगर कोई जाएगा तो 80% का तो उसको मिनिमम कराना पड़ेगा एनुटाइजेशन। 80% मिनिमम है, क्या 90% करा सकते हैं? हाँ जी, 90% आप करा के 10% विड्रॉ कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। 100% करा के आप चाहो तो कुछ भी विड्रॉ ना करो, ये भी पॉसिबल है। और अगर 2.5 लाख से कम का कॉर्पस है तो
तो उस केस में आपको पूरा विड्रॉ करने का भी परमिशन दिया गया है, तब आपका एनुटाइजेशन जो है वो जरूरी नहीं रह जाएगा। आपके 60 ईयर्स जो है वो पूरे हो गए और आपकी एज जो है अभी अप टू 75 ईयर्स है, उस केस में क्या है, तो आपको पता है एनुटाइजेशन जो है वो मिनिमम कितना कराना होता है 40% और लमसम विड्रॉ आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम 60%। इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन है। अगर आप देखो कि आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना तो आप बड़ा 60 और 40 में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको याद नहीं रहता कि भैया विड्रॉ 60 कर सकते थे, यहाँ एनुटाइजेशन हमें 60 कराना था। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन माइंड में आ जाती है। तो आपको मोटे मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि ज्यादा पैसे आप निकाल सकते हो, कम आपको पैसे रोक के रखने। इसको आप इस तरीके से याद रखोगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट है आपके कॉर्पस का वो आपको विड्रॉ करने की परमिशन दे दी गई है, और थोड़े से अमाउंट को उन्होंने कहा है कि भैया इसको एन्युटी प्लान में आपको लेना ही पड़ेगा ताकि आपकी जो आगे की लाइफ है, आगे की साइकिल है, वो सिक्योर हो पाए। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। कॉर्पस अगर आपका 5 लाख से कम है तो उसके इसमें आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर आपको 40% एन्युटी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ऑफ डेफरमेंट और कंटिन्यूएशन अप टू 75 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि अगर आप चाहें तो अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप डेफर भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी रख सकते हैं, कब तक, 75 साल की एज तक। लमसम डेफरमेंट टिल एज ऑफ 75 ईयर्स एंड ऑप्शन टू विड्रॉ इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, वो भी फैसिलिटी आपको मिलती है। एन्युटी परचेज डेफरमेंट टिल द एज ऑफ 75 ईयर्स, ये भी आप कर सकते हो। आप एन्युटी परचेज 60 के बाद नहीं करना चाहते हो, आप 75 तक उसको डेफर करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके पीरियड में जैसे 60 से लेकर 75 तक के पीरियड में आप किसी भी टाइम चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो, अपनी कंटिन्यूएशन को रोक सकते हो। दिस थिंग इज ऑल्सो अवेलेबल ड्यू टू डेथ ऑफ एनी कॉज। अगर किसी व्यक्ति की, किसी सब्सक्राइबर की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसके इसमें क्या होगा, नॉमिनी जो है वो 100% विड्रॉ कर सकती है, फिर आपको एन्युटी परचेज करने के लिए फोर्स यहाँ पे नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। 100% विड्रॉ किया जा सकता है जो भी आपका लमसम वेल्थ होगा, और अगर नॉमिनी चाहे तो उस पैसों से वो एन्युटी भी परचेज कर सकती है। वो नॉमिनी की चॉइस पे डिपेंड करता है, कोई भी कंपल्शन यहाँ पे नहीं है। चाहो तो पूरा पैसा निकाल लो, चाहो तो कुछ निकाल लो, कुछ की एन्युटी परचेज कर लो, चाहो तो पूरे की एन्युटी परचेज कर लो, अप टू द विश ऑफ द नॉमिनी। नाउ कंडीशन ऑफ एग्जिस्ट ज्वाइनिंग 60 टू 70 ईयर्स, मतलब कि वो तो पीछे उसकी बात हो गई जिन्होंने 60 साल से पहले ज्वाइन किया था। कोई 60 से बाद ज्वाइन करता है 70 साल तक, जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस ज्वाइन करने की जो लिमिट है वो है 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स। एपीवाई में क्या था, 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। ठीक है सर। तो अगर किसी ने 60 ईयर्स के बाद ज्वाइन किया और 70 ईयर्स तक के बीच की बात कर रहे हैं और तब वो एग्जिट करने की बात करेगा, तो उस केस के क्या कंडीशंस हैं, थोड़े से कंडीशंस अलग हैं, शार्प हैं, आपको याद रखने हैं इसको। कि अगर 3 साल कंप्लीट हो गए और उससे पहले, मतलब अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल से पहले ही अगर कोई एग्जिट करना चाहेगा तो उसको सेम टू सेम पीछे वाली की तरह कि आपने मिनिमम जो क्राइटेरिया था होल्ड करने का वो भी होल्ड नहीं किया, तो आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा 80% का, लमसम विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम 20%, और 2.5 लाख का, अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम का कॉर्पस होगा तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो। दिस इज एज सेम एज जब आप 60 ईयर्स वाले की बात करते हो और उससे पहले कोई उसको एग्जिट करने की बात करता है, तो टर्म सेम है, आप इजीली याद रख पाओगे। नाउ किसी के 3 साल पूरे हो गए और 75 साल की एज तक की अगर बात करें, मतलब अगर किसी ने 71 में ज्वाइन किया था और प्लस 3 साल उसने कंप्लीट कर लिया, मतलब आज के टाइम में वो 74 है, मतलब कि 75 से ज्यादा नहीं है, 70 के बाद ज्वाइन किया था और 3 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं। उस केस में क्या है, तो उस केस में जैसे सेकंड कैटेगरी पीछे थी वही सेकंड कैटेगरी यहां पर आती है कि आपको मिनिमम 40% का एन्युटी परचेज प्लान करना पड़ेगा, लमसम में ड्रॉप कर सकते हो मैक्सिमम 60%, और कॉर्पस अगर 5 लाख या उससे कम है तो उस केस में आपको यहाँ पे कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 2.5 लाख में लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब कि 2.5 लाख भी है तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे कम है तो कर ही सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन है, मतलब कि इस केस में अगर 5 लाख है तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, 5 लाख से कम कॉर्पस होगा तो ही विड्रॉ कर सकते हो। और इसी कारण अगर डेथ हो जाती है हमारे सब्सक्राइबर की तो नॉमिनी जो है वो 100% एनपीएस जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है एन्युटी की। तो दोनों तीनों फैक्टर जो है जो इसे यहाँ पर है वैसे ही पीछे दिया हुआ है, वहां पे भी बात की जा रही है किसकी, कि 60 से पहले, 60 के बाद अप टू 75, और तीसरी बात हो रही है डेथ की। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे भी बातें चल रही है, कंडीशन मोर और लेस सेम है, आप रिलेट करके इसको आपस में याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं। ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी कि भैया पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है क्या, कोई एनपीएस में जुड़ तो गया और वो एनपीएस से एग्जिट भी नहीं करना चाहता, एनपीएस में जुड़ा है सपोज 21 साल की उम्र में, और ये कह रहा है कि भैया एग्जिट नहीं करना लेकिन पैसों की कुछ जरूरत आन पड़ी है, कुछ पैसों की जरूरत आ गई है, तो क्या हम कुछ पैसे इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, क्या कुछ पैसे इसमें से निकाला जा सकता है? तो हाँ जी, पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी दी गई है। क्या कंडीशंस उसके लिए, कि भैया कम से कम 3 साल तक आप एनपीएस में रहे हो, जैसे 21 में ज्वाइन किया तो आप 24 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे, कम से कम 3
साल आप एनपीएस से जुड़े रहे, आपका पैसा आपने 3 साल तक टच नहीं किया, ना ही करना अलाउड है। और सेकंड थिंग कि आप जो विड्रॉ कर सकते हैं वो कर सकते हैं मैक्सिमम 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय दी सब्सक्राइबर। 25% से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। पीछे आपने 20% देखा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो 20% एग्जिट की बात कर रहा है कि अगर आप एग्जिट करते हो 60 से पहले तो 20 के लिए आप एग्जिट कर सकते हो और 80% का आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा है, ये पार्शियल विड्रॉल की बात कर रहा है। कह रहा है बाकी जो पैसा है वो मेरा पड़ा ही रहेगा, 60 साल तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी है ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं उसके लिए विड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं, उसके प्रोविजंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कर सकते हैं, 3 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25% आप कर पाएंगे। क्या क्या पर्पस है, क्या क्या पर्पस है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल जो है वो अलाउड है, क्योंकि आपको यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि आप पार्शियल विड्रॉल की तरफ जा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन हो सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है, घर बनाना हो सकता है आपका रीजन, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस इंक्लूडिंग कोविड-19 जो है ये भी आपका एक रीजन हो सकता है पार्शियल विड्रॉल का। डिसेबिलिटी हो गई मोर देन 75% की, तो वो भी रीजन बन सकता है। स्किल डेवलपमेंट या रीस्किलिंग टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी आप जो ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, तो भी आप विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आप अपना खुद ओन वेंचर सेटअप करना चाह रहे हो, कोई स्टार्टअप ओपन करना चाह रहे हो, स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। ऐसा आप अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार कर सकते हैं, तो ऐसा मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। 21 साल में थे, 24 साल पूरा हो गया, आपने यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ कर लिया, फिर आप 35 साल के हुए, आपने कहा भैया कुछ पैसे और निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ जी आप फिर से यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी 3 साल की लेंथ पूरी हो चुकी है, तो आपका जो पैसा यहाँ पे पड़ा होगा उसका 25% आप निकाल पाओगे। फिर आपने एक बार और कहा कि एक बार और निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ जी एक बार और निकाला जा सकता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। इसके बाद अब ये जो हमारा निकालने का प्रोसीजर है ये हमारा खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, तो आपने अगर पार्शियल विड्रॉल कर लिया, वो मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो आपको कवर करवाना था। एएसपी की बात करें, एएसपी इज इंपॉर्टेंट है जब भी आप एन्युटी परचेस करने जाएंगे, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक ही है एनुअली एन्युटी प्लान का। एन्युटी प्लान इज नथिंग लाइक जस्ट अ पेंशन प्लान। एन्युटी प्लान एक नाम है, थोड़ा सा नाम अजीब लगता है तो आप थोड़ा डर सकते हैं, बट डरने वाली कोई बातचीत नहीं है। एन्युटी प्लान इज जस्ट लाइक अ पेंशन प्लान। एन्युटी वर्ड का मतलब है यहाँ पे पेंशन, ठीक है। तो पेंशन प्लान जो है वो कितने ऐसे प्रोवाइडर्स हैं, कितने ऐसे एनुअल सर्विस प्रोवाइडर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहाँ होंगे, ये पीएफआरडीए के पास रजिस्टर्ड होंगे, जिसको हम बोलते हैं इम्पैनल्ड, ठीक है। पीएफआरडीए इनको अपने इम्पैनल में रखता है और सब्सक्राइबर को चॉइस देता है कि आप इनमें से किसी से भी अपना एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे लोग नेक हैं, बढ़िया हैं, धोखेबाज नहीं हैं और आपके पैसे को संभाल के रखेंगे, और इस बात का आश्वासन पीएफआरडीए भी देता है। तो ऐसे 14 हैं हमारे पास जो कि इम्पैनल्ड की कैटेगरी में आते हैं। कितने हैं हमारे पास, 14 हैं जो कि इम्पैनल्ड में कैटेगरी में आते हैं। एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआई, स्टार यूनियन, एचडीएफसी, बजाज एलियांज, एडलवाइज, इंडिया फर्स्ट, कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कोटक, टाटा, एआईए लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी, मेटलाइफ और आदित्य बिरला सन लाइफ। ये ऐसे 14 इम्पैलेंट एएसपी है, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसके थ्रू आप एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हो, जिसको कि पीएफआरडीए कहता है कि ये इम्पैलेंट है, हमारे पास रजिस्टर्ड है। एन्युटी प्लान्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ऑल्दो हम इसको एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके मैंने आपके लिए एक वहाँ पे बुकलेट टाइप की एक पीडीएफ तैयार की है, जिसके थ्रू हम उसको और अच्छे समझ पाएंगे। तो यहाँ उसको कवर हम नहीं कर रहे हैं, ऑल द पीडीएफ का पार्ट है, आप इसको रीड कर सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर की बात हमने पीछे कर ली है, ट्रांसफर की बात हमने पीछे कर ली है। चार्जेस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, हम आपको याद होगा कि हमने जब एपीवाई की सीरीज कंप्लीट की थी तो वहां पे हमने चार्जेस को समझे थे कि एपीवाई के केस में इंटरमीडिएटरीज के चार्जेस किस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे भी चार्जेस दिए हुए हैं। कुछ रेट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एपीवाई। एज सच जहां तक मैं समझता हूं कि चार्जेस के ऊपर सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिस्टिकल बात हो गई जो कि रट्टा मारना पड़ेगा इंसान को, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। ऑल्दो अगेन पीडीएफ का पार्ट है, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, तो अगर इसमें से कुछ पूछा गया तो आपकी वो मेमोरी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना याद रखा हुआ है, और उसके बेसिस पर आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। ठीक है सर, इसमें ऐसा समझने वाली कोई बात है नहीं। बेसिक जो समझने वाली एरियाज थे, कुछ वर्डिंग्स थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, वो हमने एपीवाई की वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप वहां से रिलेट करते हुए इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आप इसको एक बार रीड कर लेते हैं तो। अच्छा जी, बट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीवेंसेस। हमने एपीवाई के ग्रीवेंसेस समझे थे, एनपीएस के ग्रीवेंसेस किस तरीके से लॉन्च किए जाएंगे वो नहीं समझा था। इंपॉर्टेंट है इस पे से सवाल आना भी। तो देखिए क्या है आपका इसका चैनल, सब्सक्राइबर जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस कहाँ रेज कर सकता है, कंसर्न्ड इंटरमीडियरी के पास। जो भी इंटरमीडियरी है हमारे पास, उनके पास अपनी ग्रीवेंसेस को लॉन्च कर सकता है। टाइमलाइन कितना है भैया, 30 दिन के अंदर उस ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, और मोड क्या होगा, सीजीएमएस, सेंट्रल ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, ईमेल या रिटर्न एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना जो ग्रीवेंस है, जो अपनी प्रॉब्लम है, जो अपनी
जिस चीज़ का आप रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो आप लॉन्च कर सकते हैं कंसर्न इंटरमीडिएट के पास। 30 दिन के अंदर उसको इसको रिजॉल्व करके देना है। अब इसने अगर रिजॉल्व नहीं किया तो आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, आप अपना मैटर एक्सक्लेट कर सकते हैं किसके पास, एनपीएस ट्रस्ट के पास। एनपीएस ट्रस्ट के पास जाएंगे, अगेन इनके पास 30 दिन का टाइम है। मोड जो आपके वो सेम टू सेम है, इसी मोड के जरिए आप एक्सक्लेट करेंगे। 30 दिन के अंदर जो एनपीएस ट्रस्ट है वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। अगर नहीं करता है तो आप कहां जा सकते हैं, आप जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास। इनके पास 90 दिन का टाइम है और मोड है यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन ओनली। यहाँ पे मोड आपके सेम थे, सीजीएमएस ईमेल रिटर्न एप्लीकेशन, सीजीएमएस ईमेल रिटर्न एप्लीकेशन। यहाँ पे सिंगल मोड है रिटर्न एप्लीकेशन। इसके थ्रू आप जा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने यहाँ रेज किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ रेज किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमारी समस्याएं हैं, ये हमारी दुविधाएं हैं, इसको दूर किया जाए। ठीक है, 90 दिन के अंदर आश्वासन दिया जाता है कि आपको इनके द्वारा आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। दिस इज द हायर लिमिट इन केस ऑफ एपीवाई। एपीवाई में आप इसके ऊपर नहीं जा सकते थे, बट एनपीएस में आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं मानते, ये भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप अगेन अपने मैटर को एक्सक्लेट कर सकते हैं किसके पास, पीएफआरडी के पास, विच इज दी अथॉरिटी। इस पीएफआरडी के पास जाएंगे, इनके पास टाइमलाइन है 60 डेज का और मोड है रिटर्न एप्लीकेशन। 60 डेज के अंदर जो पीएफआरडी अथॉरिटी है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, आपकी ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करेगी। और अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो एट लास्ट आप जा सकते हैं अपने मैटर को एक्सक्लेट करते हुए सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, बेसिकली अ काइंड ऑफ कोर्ट। ये क्या हो गया, अ काइंड ऑफ कोर्ट हो गया। तो इनके पास जा सकते हैं, इनको अपनी पूरी जो दुख भरी कहानी है वो सुना सकते हैं और ये आपका मैटर रिजॉल्व करके देंगे। तो दिस ऑल आर दी चैनल, ऑल्दो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में ही आपका जो मैटर है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है, बट स्टिल ये ग्रीवेंसेस मॉड्यूल है जो आपको बताया गया है कि इस तरीके से एक्सक्लेट किया जा सकता है। ये टाइमलाइन है और ये मोड है। टाइमलाइन और मोड मोटा मोटा ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे चैनल है, सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, एट लास्ट कौन आता है, इनके ऊपर कुछ कुछ सवाल आपके फ्रेम हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट विच वी मिस्ड जब हम एनपीएस की तैयारी कर रहे थे, एनपीएस की वीडियो में इनकी बात कर रहे थे, तो हमने वो बची कुछ बातें भी यहाँ पे कवर कर ली हैं। हमने यहाँ पे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की बात करी, जो कि 14 एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि लिंक करेगा आपके एन्युटी प्लान्स वाली वीडियोस के ऊपर। जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे तो वहां पे भी बात होगी कि भैया एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ही आपको एन्युटी प्लान दे सकते हैं अगर हम एनपीएस की बात करें तो। ठीक है, तो उसकी चर्चाओं को हम वहां पे लिंक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें बात करेंगे एन्युटी प्लान्स के ऊपर।